हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं राम चौधरी स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल रुद्रा फिजिक्स क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम सेल की कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं। दैट मीन्स आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सेल, ईएमएफ ऑफ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ सेल एंड साथ ही साथ हम सेल के सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन को, यानी कि सेल्स का जो कॉम्बिनेशन होगा सर्किट में सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम डिटेल स्टडी करेंगे। चलिए बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक सेल। अब देखिए, जब आज बात करते हो सेल की, तो सेल क्या होता है। सेल सीधा मन में एक ख्याल आता है, मतलब एक डिवाइस जो एनर्जी प्रोवाइड करती है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में या किसी भी कंडक्टर में करंट को फ्लो कराने के लिए। हमने स्टार्टिंग में जब पढ़ा था कंडक्शन मॉडल, तो कंडक्शन मॉडल में हमने क्या देखा था कि कोई भी कंडक्टर है तो किसी भी कंडक्टर में चार्ज को मूव कराने के लिए या इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने के लिए हमें एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराना होता है। और पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराने का मतलब है कि हम उसको एक पोटेंशियल सोर्स से कनेक्ट करते हैं, जिसको बोलते हैं सेल। सेल बेसिकली करता क्या है कि जैसे ही हम कंडक्टर के एंड्स पे सेल को कनेक्ट करते हैं तो एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है, एंड ड्यू टू दैट पोटेंशियल डिफरेंस क्या प्रोड्यूस होता है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। एंड ड्यू टू दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगता है, एंड ड्यू टू दैट फोर्स इलेक्ट्रॉन विल एक्सीलरेट एंड मूव विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी कि जैसे ही हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं या सेल को कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम वन एंड ऑफ कंडक्टर टू अनदर एंड। तो यहां से एक बात तो क्लियर हो गई कि सेल को कनेक्ट करने पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। और आपने ये भी पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन्स को या किसी भी ऑब्जेक्ट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। दैट मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन सेल के कनेक्ट करने के बाद मूव करना स्टार्ट करे हैं तो सेल ने क्या किया है, एनर्जी प्रोवाइड करी है। किसके लिए, टू मूव द चार्ज फ्रॉम वन एंड ऑफ द कंडक्टर टू अनदर एंड। तो यहां से एक कॉमन सा डेफिनेशन या एक कॉमन सा लॉजिक हमको मिल जाता है कि सिंपली सेल इज अ डिवाइस और सेल इज अ इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मेंटेन द फ्लो ऑफ करंट इन एनी सर्किट। किसी भी सर्किट में करंट के फ्लो को मेंटेन रखने के लिए सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब बात ये आती है कि सेल के पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती कहां से। तो बेसिकली जब हम इलेक्ट्रिक सेल की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक सेल में क्या होता है, इस टाइप से मान लीजिए ये एक सेल है और ये सेल का पॉट है। इसमें क्या होगा, किसी भी सेल में एक सॉल्यूशन होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। इस टाइप से एक सॉल्यूशन फिल किया हुआ होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में मेटल की दो रॉड्स डाली जाती हैं। ठीक, जैसे ही हम अलग अलग मेटल की बनी दो रॉड्स इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में डिप कराते हैं, वैसे ही इस सॉल्यूशन का क्या होता है, आयनाइजेशन हो जाता है। सॉल्यूशन आयनाइज होने लगता है, यानी कि सॉल्यूशन के जो मॉलिक्यूल है इलेक्ट्रोलाइट में, जैसे ही हम मेटल्स को डिप करेंगे वैसे ही क्या होगा, इनका आयनाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। दैट मीन्स इनके पॉजिटिव और मॉलिक्यूल्स पॉजिटिव और निगेटिव आयन में ब्रेक होंगे। और जब मॉलिक्यूल्स पॉजिटिव और निगेटिव आयन में ब्रेक होंगे तो क्या होगा, अलग अलग टाइप के जो आयन्स हैं वो अलग अलग इलेक्ट्रोड्स पे यानी कि इन प्लेट्स पे जाके कलेक्ट हो जाएंगे। कुछ इधर आके कलेक्ट हो जाएंगे और कुछ इधर आके कलेक्ट हो जाएंगे। एज ए रिजल्ट एक रॉड क्या होगी, एक शीट क्या होगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और एक कैसी हो जाएगी, एक निगेटिवली चार्ज हो जाएगी। ये जो आपकी रॉड्स हैं जिन पे आके आयंस कलेक्ट हुए हैं या जो पॉजिटिव या निगेटिवली चार्ज हो गई हैं, इनको बोला जाता है इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेल। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स। जो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है दैट इज कॉल्ड द एनोड, और जो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है दैट इज कॉल्ड कैथोड। तो सिंपली है क्या कि जैसे ही आपने मेटल रॉड्स को इसमें डिप किया या इलेक्ट्रोड्स को डिप किया, वैसे ही सॉल्यूशन का आयनाइजेशन हुआ। एज ए रिजल्ट ऑफ आयनाइजेशन पॉजिटिव और निगेटिव आयन बनते हैं और ये आयन अलग अलग प्लेट पे जाके कलेक्ट होने लगते हैं, मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। और इसी ड्यू टू द मूवमेंट और ड्यू टू द कलेक्शन ऑफ अपोजिट आयंस ऑन डिफरेंट प्लेट्स, दोनों के बीच में क्या होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड सेल। तो सेल में एक बहुत कॉमन सी बात समझ लीजिए, सेल सर्किट को एनर्जी प्रोवाइड कराता है, बट इसका जो फंक्शन है इट विल कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इट विल कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
यानी कि सेल एक डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके करंट के फ्लो को मेंटेन करता है। देखते हैं क्या डिफाइन किया अभी हमने, क्या समझा। इलेक्ट्रिकल सेल इज अ डिवाइस विच मेंटेन्स द पोटेंशियल डिफरेंस, which maintains the potential difference. Cell is a device which maintains the potential difference across two ends of a conductor for continuous flow of electric current. Clear? It converts chemical energy of electrolyte is in electric energy. केमिकल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और इसके अलावा सेल की एक प्रॉपर्टी और समझ लीजिए, cell will maintain the constant potential difference between the ends of conductor, not current. सेल किसका सोर्स है, सेल पोटेंशियल का सोर्स है, करंट का सोर्स नहीं है। करंट डिपेंड करता है किसी भी कंडक्टर में फ्लो होने वाला कि जो आपका कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, या सर्किट जो है उसका लोड कितना होगा। करंट उसके अकॉर्डिंग वेरी करेगा। बट जब हम सेल को कनेक्ट करेंगे तो सेल कैन प्रोवाइड कांस्टेंट वोल्टेज। वोल्टेज का मतलब होता है, यहाँ पे हम बात करेंगे इन सेंस ईएमएफ। तो देखिए सेल क्या होता है ये हमको मालूम है। बेसिकली सेल जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी सेल और एक होते हैं सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल क्या होते हैं, जिन सेल्स को हम रिचार्ज कर सकते हैं। जो सेल्स रिचार्जेबल होते हैं दो सेल्स आर कॉल्ड प्राइमरी सेल, सॉरी जो नॉन रिचार्जेबल होते हैं दोज आर कॉल्ड द प्राइमरी सेल्स, एंड जो सेल रिचार्जेबल होते हैं दोज आर कॉल्ड सेकेंडरी सेल्स। प्राइमरी मतलब जिनको केवल हम एक बार यूज कर सकते हैं, दोबारा यूज नहीं कर सकते, रिचार्ज नहीं कर सकते, दोज आर कॉल्ड प्राइमरी सेल्स। और प्राइमरी सेल्स बच्चों जब आप जाओगे लैब में एक्सपेरिमेंट करने तो लैब में आपको जो सेल्स मिलेंगे वो होंगे प्राइमरी सेल। बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका डेनियल सेल और एक होता है लेक्लांची सेल। ये दोनों सेल आपको लैब में प्रिपेयर करके दिखाए जाएंगे और बताया जाएगा कैसे हम इनको बनाते हैं, क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं। और ये वन टाइम यूज होते हैं, जो प्राइमरी होते हैं वो वन टाइम यूज होते हैं, यानी कि एक बार यूज करने के बाद हम इनको दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते। अब बात ये आती है कि जब हम सेल को कनेक्ट करते हैं तो सेल विल प्रोवाइड कांस्टेंट ईएमएफ और कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, नॉट कांस्टेंट करंट। सेल की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, बेसिकली सेल को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कौन सा सेल अच्छा है, किसकी परफॉर्मेंस कितनी रहेगी, किस पर्पस के लिए कौन सा सुटेबल रहेगा, तो उसके लिए सेल की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी, बेसिकली सेल की दो प्रॉपर्टीज होती हैं, एक होता है सेल का ईएमएफ और दूसरा होता है सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। एक ईएमएफ और दूसरा सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। तो देखिए ईएमएफ क्या होता है, अभी हमने बात करी कि मान लीजिए कोई भी कंडक्टर है या कोई भी सर्किट है, ये एक सर्किट है, इस सर्किट का रेजिस्टेंस आर है। मान लीजिए ये एक सर्किट है और इस सर्किट में हमने आर रेजिस्टेंस लगा रखा है और इस आर रेजिस्टेंस को हमने कनेक्ट किया है एक सेल से। जब हम इस आर रेजिस्टेंस को सेल से कनेक्ट करते हैं, सेल से कनेक्ट करने के बाद जब हम इसमें करंट फ्लो कराएंगे तो करंट को फ्लो कराने का मतलब क्या है, चार्ज विल मूव फ्रॉम वन एंड टू अनदर। क्लियर। तो चार्ज को मूव कराने के लिए कुछ न कुछ वर्क करना पड़ेगा। कौन करेगा वर्क, सेल करेगा। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सेल टू मूव यूनिट चार्ज फ्रॉम वन एंड ऑफ द सर्किट टू अनदर एंड इज कॉल्ड ईएमएफ। क्लियर। सर्किट के एक एंड से दूसरे एंड तक यूनिट चार्ज को मूव कराने के लिए जितना वर्क करना पड़ता है, दैट अमाउंट ऑफ वर्क इज कॉल्ड ईएमएफ। एक तो हो गया कि चार्ज को हम एक एंड से मूव करा के कहां ले जाएंगे, दूसरे एंड तक, यानी कि यूनिट चार्ज को, यूनिट चार्ज का मतलब है 1 कूलम चार्ज को थ्रू आउट द सर्किट मूव कराने में जितना वर्क होगा, दैट इज कॉल्ड ईएमएफ। दूसरा क्या है, जब हम ईएमएफ की बात करते हैं तो ईएमएफ का मतलब होता है मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस across electrodes of cell, electrodes of cell। जब हम बात करते हैं ईएमएफ ऑफ सेल की तो ये मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेल के बीच, यानी कि सेल से जब कोई करंट ड्रॉ नहीं हो रहा होगा। अब बात आती है मैक्सिमम की, तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कब हम फाइंड कर सकते हैं। मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने की कंडीशन एक ही है कि सेल से हम करंट ड्रॉ ना करें। सेल कैसा हो, ओपन सर्किट पे हो। ओपन सर्किट में सेल के जो इलेक्ट्रोड्स होंगे, ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं
इनके बीच जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस हमारा आएगा जब इससे कोई भी करंट ड्रॉ ना हो रहा हो, in that situation its maximum potential difference is called EMF. तो हम क्या डिफाइन करते हैं EMF को? The maximum potential difference between the plates of the cell on an open circuit. Maximum potential difference between the plates of the cell on an open circuit, यानी कि when no current is supplied by the cell is called electromotive force. EMF को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF इन शॉर्ट बोला जाता है। ठीक, दूसरा हमने आपको क्या बताया था, बेसिकली है तो ये वोल्टेज, भले ही मैक्सिमम वोल्टेज है। तो वोल्टेज की डेफिनेशन क्या है? वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और सेल के केस में क्या होगा कि जब सेल को आप सर्किट में कनेक्ट करोगे तो वर्क डन हम कहां करेंगे? फ्रॉम वन प्लेट ऑफ सेल टू द अनदर प्लेट। दैट मींस थ्रू आउट द सर्किट यूनिट चार्ज को मूव कराने के लिए हम जितना वर्क करते हैं या एनर्जी सप्लाई करता है सेल, दैट इज कॉल्ड EMF। दैट मींस energy supplied by the cell to drive unit charge once around the complete circuit में complete एक यूनिट चार्ज को कंप्लीट एक चक्कर पूरा करने के लिए जितना एनर्जी सप्लाई करता है बैटरी या सेल, दैट इज कॉल्ड EMF। अब अगर हम EMF के फॉर्मूले की बात करते हैं तो EMF का फॉर्मूला होता है लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड पाथ, या इसी को हम क्या ड्राइव कर सकते हैं? इट मे ऑल्सो बी गिवन एज W/Q0। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज और समझ लीजिए। अब यहाँ पे बात की, जब यूनिट की बात करेंगे हम EMF का, तो देखो है ये पोटेंशियल डिफरेंस ही। तो पोटेंशियल डिफरेंस होने का मतलब है इसका यूनिट क्या होगा? या तो जूल पर सेकंड, जूल पर कूलाम हम लिखेंगे, या तो जूल पर कूलाम लिखें, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसके यूनिट को भी वोल्ट, बिकॉज इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेल व्हेन नो करंट इज पासिंग इन द सर्किट। जब सेल से कोई करंट पास नहीं हो रहा है, देन द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड EMF। तो ये तो एक प्रॉपर्टी थी सेल की। सेल की दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? दूसरी प्रॉपर्टी होता है सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। अब देखो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस मतलब अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट इन द कंडक्टर, या अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्ज इन द कंडक्टर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ये ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। अब इंटरनल रेजिस्टेंस वर्ड कहां से आया? तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी समझ लीजिए, जब आप बात सेल की करते हो तो सेल में हमने क्या बोला था कि इस टाइप से इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होगा, और इस सॉल्यूशन में जैसे ही हम मेटल प्लेट्स को डिप करेंगे वैसे ही क्या होगा? सेल का आयनाइजेशन हो जाएगा। मान लीजिए दो मेटल प्लेट्स हैं, एक मेटल प्लेट ये थी, हमने इसको डिप कराया, दूसरी मेटल प्लेट ये दूसरे मेटल की बनी हुई थी, हमने इसको डिप कराया। जैसे ही डिप कराएंगे वैसे ही क्या होगा? आयनाइजेशन होगा। एंड ड्यू टू द आयनाइजेशन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन बनेंगे, और वो आयन क्या होंगे? एक रेस्पेक्टिव प्लेट्स की तरफ मूव करेंगे। मान लीजिए कुछ आयन इस प्लेट पे आके कलेक्ट होते हैं और कुछ आयन इस प्लेट पे आके कलेक्ट होते हैं। तो आयंस का जब मूवमेंट होगा इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइट, तो क्या होगा? आयंस भी आपस में कोलाइड करेंगे। ऐसा इतना आसान नहीं है कि आयन एक एंड से मूव करके दूसरे एंड पे पहुंच जाएंगे, या एक प्लेट से दूसरे प्लेट, यानी कि इस एंड से, यानी कि अपनी अपनी रेस्पेक्टिव प्लेट्स तक आयंस को पहुंचने के लिए भी इतना आसान नहीं रहेगा। क्या होगा? आयंस का जब मूवमेंट होगा तो आयन का भी कॉलिजन होगा, और जो कॉलिजन होगा वो क्या करेगा? आयंस के मूवमेंट को अपोज करेगा, एंड दिस अपोजिशन ऑफर्ड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, या अपोजिशन ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट इनसाइड द सेल इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का कॉलिजन हो रहा था और वो कॉलिजन अपोजिशन ऑफर कर रहा था। सेल में क्या होगा? सेल के अंदर आयंस का कॉलिजन होगा इलेक्ट्रोलाइट में, और यही जो अपोजिशन होगा, दिस इज कॉल्ड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। क्लियर है? तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल को हमने क्या डिफाइन किया? द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द सेल इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है? इंटरनल रेजिस्टेंस को क्या करते हैं हम? स्मॉल r से डिनोट करते हैं। और समझने वाली बात यह है, देखिए सेल जितना नया होगा इंटरनल रेजिस्टेंस उतना कम होगा, और सेल जैसे जैसे पुराना होता जाएगा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है। और ये फैक्ट है, क्योंकि हमने देखा भी है सेल जब नया होता है तो ज्यादा करंट पास करता है, और सेल जब पुराना हो जाता है तो करंट क्या होता जाता है? धीरे धीरे कम। करंट के कम होने का सिंपल सा एक ही रीजन है, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस जो सेल का होगा, सेल जितना पुराना होगा इंटरनल रेजिस्टेंस उतना बढ़ता जाएगा। अब बात जब रेजिस्टेंस की आती है
तो कंडक्टर के रेजिस्टेंस को भी कई फैक्टर्स थे जो अफेक्ट करते थे, ठीक वैसे ही सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को भी कई फैक्टर्स होंगे जो अफेक्ट करेंगे। हम उन्हीं फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं? देखो, रेजिस्टेंस के लिए आपने पढ़ा था रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, रेजिस्टेंस आल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल एंड आल्सो डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। चार फैक्टर हमने वहां पढ़े थे, चार ही फैक्टर इंटरनल रेजिस्टेंस को भी अफेक्ट करते हैं, बट थोड़े से डिफरेंट होते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। यानी कि जब भी आपके पास कोई सेल है, इस टाइप से अगर आपने एक सेल ले रखा है, तो सेल की जो इलेक्ट्रोड्स होंगी, जो प्लेट्स होंगी, प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी, इंटरनल रेजिस्टेंस उस डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि प्लेट्स जितनी पास होंगी इंटरनल रेजिस्टेंस उतना कम, प्लेट्स जितनी दूर होंगी इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। और ऑब्वियसली हमने पढ़ा है कि कॉलिजन ही मेन रीजन है। तो जब प्लेट्स दूर होंगी तो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए, आयंस को मूव करने के लिए ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, तो उन्हें प्रॉब्लम ज्यादा होगी। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा? प्लेट्स के बीच के सेपरेशन अगर ज्यादा होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा, इंटरनल रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ प्लेट्स। प्लेट्स के एरिया के कैसा होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि सेल की जो प्लेट्स हैं, इनका एरिया जितना ज्यादा होगा इंटरनल रेजिस्टेंस उतना कम। सेल की प्लेट्स का एरिया जितना कम होगा इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ज्यादा, दैट मींस दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक। थर्ड आता है इंटरनल रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होगी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि जो सॉल्यूशन है वो जितना डाइल्यूट होगा इंटरनल रेजिस्टेंस उतना कम, सॉल्यूशन जितना कंसंट्रेट होता जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस उतना बढ़ता जाएगा। और ये नॉर्मल सी बात है, जब सेल पुराना होता जाता है तो उसके सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है, और कंसंट्रेशन बढ़ने से ही उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ता जाएगा। फोर्थ फैक्टर दैट कैन अफेक्ट द इंटरनल रेजिस्टेंस इज टेम्परेचर। तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर होगा दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटरनल रेजिस्टेंस। यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर जितना बढ़ता जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस उतना कम होता जाएगा। क्लियर? तो यहां पर भी वही चार फैक्टर हैं सेम, बस थोड़ा सा रेस्पेक्ट बदल जाता है। अदरवाइज रेजिस्टेंस चाहे एक्सटर्नल सर्किट का हो चाहे इंटरनल सेल का हो, दोनों के लिए फैक्टर्स कैसे रहते हैं? सेम। इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। और बेसिकली जब भी हमें इंटरनल रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट करना होगा सेल का, तो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस या तो हम इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे, इधर ईएमएफ, यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस लिख दिया जाएगा, या ऐसा भी हो सकता है कि ये सेल है और इसी सेल के बगल से बिल्कुल छोटा सा एक रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट कर दिया जाए और इसको बोल दिया जाए दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। क्लियर? तो ईएमएफ एक प्रॉपर्टी थी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी? इंटरनल रेजिस्टेंस। अब बात आती है इसकी थर्ड प्रॉपर्टी की, सेल की, जो इंपॉर्टेंट रहेगी, दैट इज रिलेशन बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल एंड ईएमएफ ऑफ सेल। अब देखो टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है। एक एज्यूम करिए, एक सिंपल सी बात, कि सपोज ये एक सर्किट है और इस सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है? R। इस सर्किट को हमने कनेक्ट किया हुआ है एक सेल के साथ और इस सेल का ईएमएफ है E और इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r। ठीक। अब जैसे ही हम इस सेल को कनेक्ट करेंगे तो होगा क्या? सर्किट में करंट फ्लो होगा। कितना करंट फ्लो होगा? I। सोचने वाली बात यह है कि अज्यूम करो, सपोज आप मार्केट से एक सेल लेके आते हो 10 वोल्ट का, और उस 10 वोल्ट के सेल को किसी मोटर से या किसी भी सर्किट में आप कनेक्ट करते हो, एंड आफ्टर कनेक्टिंग द सेल यू विल मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दैट सर्किट। सेल को कनेक्ट करने के बाद आप पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करोगे तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस आपको 10 वोल्ट मिलेगा? बताइए, मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। दैट इज ऑलवेज लेस देन द 10, क्योंकि हमने 10 वोल्ट का ईएमएफ अप्लाई किया था सेल का, तो सर्किट में जो पोटेंशियल हमको मिलेगा वो 10 वोल्ट से कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि सेल की एनर्जी का कुछ पार्ट इंटरनल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वेस्ट हो जाएगा, टोटल एनर्जी एक्सटर्नल सर्किट में नहीं जाएगी 100%। कुछ एनर्जी तो इंटरनल रेजिस्टेंस में ही खर्च हो जाएगी। तो अगर आप 10 वोल्ट लेके आ रहे हो तो 10 वोल्ट आपको मिलेगा नहीं। और ये फैक्ट है,
कभी भी देख लीजिएगा, मान लीजिए आपके घर में समर मोटर है, स्टार्टर है उसका, आप स्टार्टर को बिना ऑन किए, मोटर को बिना ऑन किए उसका वोल्टेज मीजर करिए। ठीक, आप वोल्टेज मीजर करिए, उसके बाद आप ऑन कर दीजिए मोटर को, उसके बाद वोल्टेज आप मीजर करिए। तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि जब आप मोटर को ऑन कर देते हो तो वोल्टेज थोड़ा सा कम शो करता है। क्यों कम शो करता है? क्योंकि जब मोटर वर्किंग कंडीशन में, इन दैट कंडीशन करंट सर्किट के थ्रू पास हो रहा है, और सर्किट से जब करंट पास होता है तो हमको वोल्टेज उतना नहीं मिलता जितना वोल्टेज हमने अप्लाई किया था। इन दैट केस मान लीजिए हमने ईएमएफ अप्लाई किया है, आर इंटरनल रेजिस्टेंस है, सर्किट के एंड्स पे अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को अब मीजर करते हैं तो अब हमको उतना पोटेंशियल नहीं मिलेगा। पोटेंशियल कैसा रहेगा? थोड़ा सा कम रहेगा। ये जो पोटेंशियल हमको मिलता है अक्रॉस द एंड्स ऑफ द सर्किट, दिस इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल। यानी कि किसी भी सर्किट में जब हम सेल को कनेक्ट करके करंट को फ्लो कराते हैं तो उसका जो वोल्टेज है दैट इज ऑलवेज लेस देन द अप्लाइड ईएमएफ, एंड दैट वोल्टेज जो ईएमएफ से कम है, जो हमको शो हो रहा है वहां पे, जो हमको मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड द टर्मिनल पोटेंशियल। हमको रिलेशन इसी टर्मिनल पोटेंशियल का फाइंड करना है विद द ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या डिफाइन किया हमने टर्मिनल पोटेंशियल को? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल व्हेन द सेल इज डिलीवरिंग करंट इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल। इट इज डिनोटेड बाय सिंबल V। एंड क्या होता है, ये जो V होगा कैसा रहेगा? दैट इज लेस देन ईएमएफ ऑफ सेल। ये सेल के ईएमएफ से कैसा रहेगा? कम रहेगा। इसी का रिलेशन हमको फाइंड करना है। तो अब देखिए इसका रिलेशन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। सपोज हमारे पास एक सर्किट है, इस सर्किट का जो रेजिस्टेंस है, लोड है, वो कितना है? R, एंड दिस इज कनेक्टेड टू ए सेल ऑफ ईएमएफ E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r। सपोज हमने जब सेल को कनेक्ट किया, देन द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू द सर्किट इज I। कितना करंट पास हुआ? I। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ये I हो गया, मान लीजिए टर्मिनल पोटेंशियल इसके एंड्स के बीच कितना है? V। तो देखो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि जब हम बात करेंगे करंट की, वी नो जो करंट होगा इन द सर्किट, करंट इन सर्किट I इज इक्वल क्या होगा? टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ठीक, अब देखो टोटल ईएमएफ क्या है? ईएमएफ तो E रहा, टोटल रेजिस्टेंस हो गया R प्लस स्मॉल r। ठीक, फॉर्मूला ये है। अब इसी को थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे क्या होगा? मूव कराइए सेकंड साइड। जब हम इसको सेकंड साइड मूव कराएंगे देन वी विल गेट, क्या मिलेगा हमको? ईएमएफ इज इक्वल क्या हो जाएगा? I इन ब्रैकेट कैपिटल R प्लस स्मॉल r। यानी कि यहां से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? E इज इक्वल I इंटू कैपिटल R प्लस I इंटू स्मॉल r। ये I इंटू कैपिटल R क्या होता है? यही V होता है। तो ये क्या हो जाएगा? EMF इज इक्वल V प्लस IR। ठीक, ये रिलेशन आ गया। या इसी रिलेशन को हम और सॉल्व कर लेते हैं। क्या सॉल्व कर लेते हैं? अगर हम इसको इधर ट्रांसफर कर लें तो क्या आ जाएगा? IR इज इक्वल E माइनस V। V इधर आएगा, निगेटिव हो गया, तो यहां से R इज इक्वल क्या आया? E माइनस V अपॉन I। क्लियर? या इसी को एक टाइप से आप और रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्या रिप्रेजेंट कर सकते हो इसको? V इज इक्वल E माइनस IR। तो यहां से एक चीज तो क्लियर हो गई, V इज इक्वल E माइनस IR से, कि जो वोल्टेज होगा वो EMF से थोड़ा सा कम होगा, और इसी वोल्टेज को हम बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, ये कम होता क्यों है? इसके पीछे भी एक वैलिड रीजन है। क्या रीजन है? कि सेल का जो टर्मिनल पोटेंशियल है, सॉरी सर्किट का जो टर्मिनल पोटेंशियल है वो होता क्या है? टर्मिनल पोटेंशियल इज द वर्क डन टू मूव चार्ज फ्रॉम वन एंड ऑफ द सर्किट टू अनदर एंड। यूनिट चार्ज को सर्किट के एक एंड से दूसरे एंड तक मूव कराने के लिए जितना वर्क करना पड़ता है दैट इज कॉल्ड द वोल्टेज। बट अगर हम सेल की बात करें
तो सेल केवल एक्सटर्नल सर्किट में वर्क नहीं कर रहा, वो अपने इंटरनल भी वर्क करता है करंट को फ्लो कराने के लिए, क्योंकि सर्किट में केवल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं है, क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। तो सेल की जो एनर्जी है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के ही अगेंस्ट खर्च नहीं होती, इंटरनल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट भी खर्च होती है। इसलिए जब हम बात ईएमएफ की करते हैं तो सेल का ईएमएफ हमें टर्मिनल पोटेंशियल से ज्यादा मिलता है, या हम कहें कि टर्मिनल पोटेंशियल सेल के ईएमएफ से कम मिलता है। 10 वोल्ट आपने अप्लाई किया मान लीजिए, तो कुछ आपका इंटरनल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वेस्ट हो गया, बचा हुआ जो होगा वो एक्सटर्नल सर्किट में मिलेगा, तो वोल्टेज वैसे ही कम हो जाएगा। तो ये रिलेशन, देखिए ये रिलेशन इंपॉर्टेंट भी है बोर्ड के पर्पज से अगर हम बात करें, क्योंकि 2023 में इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू भी आया था इंटरनल रेजिस्टेंस के फॉर्मूले का। ऑप्शंस दिए थे डिफरेंट टाइप के, उनमें से चूज करना था कि विच वन इज करेक्ट। तो वो आप तभी कर सकते थे जब आपने इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल का रिलेशन पढ़ रखा है। क्लियर है? अब देखिए मूव करते हैं, ये हो गया रिलेशन। मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है सेल्स इन सीरीज। जैसा कि स्टार्टिंग में हमने बात भी करी थी कि हम सेल्स के कॉम्बिनेशन को पढ़ेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन रहेगा सेल्स का, पैरेलल रहेगा और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन भी होगा। अब देखिए सेल्स को अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमको क्या क्या मिलने वाला है। सीरीज कॉम्बिनेशन होता क्या है कि सपोज हमारे पास n सेल्स हैं, लेट वी विल कंसीडर दैट n सेल्स आर कनेक्टेड, आइडेंटिकल सेल्स हम लेंगे। कैसे सेल्स लेंगे? आइडेंटिकल सेल्स लेंगे, हर सेल का ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ठीक। n आइडेंटिकल सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज विद ए लोड रेजिस्टेंस कैपिटल आर। हमने इनको सीरीज में कनेक्ट किया है विद लोड रेजिस्टेंस कैपिटल आर। n आइडेंटिकल सेल्स को कनेक्ट किया है विद ए लोड रेजिस्टेंस कैपिटल आर। आइडेंटिकल सेल्स हैं मतलब हर सेल का ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? स्मॉल आर है। इनको हमने सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। सपोज द करंट पासिंग थ्रू द सर्किट इज आई। तो अगर हम इस कॉम्बिनेशन के लिए बात करते हैं तो एक चीज तो हमको पहले से मालूम होती है, क्या? कि जो करंट है इज इक्वल क्या होगा? टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस। अब देखिए टोटल ईएमएफ कैसे निकालोगे? हर सेल का ईएमएफ ई है और सीरीज में कनेक्ट हैं, n सेल्स हैं तो सबका ईएमएफ क्या होगा? ऐड होता जाएगा। इन दैट सेंस अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो करंट का फॉर्मूला क्या होगा? I इज इक्वल n इंटू ई प्लस n इंटू ई टोटल ईएमएफ हो गया, अपॉन n इंटू स्मॉल आर टोटल रेजिस्टेंस इसका, r प्लस आर करते जाओगे, n सेल्स हैं तो n स्मॉल आर, और ये कैपिटल आर किस में है? सीरीज में है, तो ये क्या हो जाएगा? I इज इक्वल एन ई अपॉन एन आर प्लस कैपिटल आर। ये तो हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन का। सिंपली टोटल करंट का फॉर्मूला लगाना है, करंट इज इक्वल टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या आता है सेल्स का? दूसरा कॉम्बिनेशन आता है पैरेलल। अब मान लीजिए आपने n सेल्स कनेक्ट किए हुए हैं, सपोज दीज आर n आइडेंटिकल सेल्स। इस टाइप से n आइडेंटिकल सेल आपने लिए हुए हैं और किस सीक्वेंस में लगाए हुए हैं? पैरेलल लगाए हुए हैं। ये n आइडेंटिकल सेल हैं, पैरेलल लगाए हैं आपने, हर सेल का ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर। हर सेल का ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, और इन आइडेंटिकल सेल्स को, n सेल्स को आपने कनेक्ट किया हुआ है किससे? एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से। कितना है एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस? कैपिटल आर, ठीक। अब यहां पे देखो, अब कंडीशन क्या होगी? मान लीजिए इस सर्किट में करंट आई पास हो रहा है। कितना करंट पास हो रहा है? आई। कितने सेल लगाए हुए हैं आपने? n सेल लगा रखे हैं यहां पे। तो फॉर्मूला तो आपको वही यूज करना है, करंट इज इक्वल टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ठीक। अब देखो करंट इज इक्वल टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। पैरेलल में ईएमएफ कैसा रहेगा? सेम, वोल्टेज सेम होता है तो इनको तो ऐड करना नहीं है, तो सिंपली हमारे पास ये आ गया I इज इक्वल
क्या आ गया, ईएमएफ ई अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ये सारे पैरेलल में हैं और इनका सबका ओवरऑल जो आएगा वो कैपिटल आर के साथ कैसा होगा, सीरीज में। तो पहले तो हम इनका निकालते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं फॉर पैरेलल, पैरेलल पैरेलल के लिए क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल, आर डैश इज इक्वल क्या होगा, आर वाई एन। कितने सेल लगे हैं, एन सेल लगे हैं। तो एन आइडेंटिकल सेल्स का जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, आर वाई एन हो जाएगा। क्लियर है। अब ये आर वाई एन अगर हो गया और ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे रख लेंगे तो ये क्या हो जाएगी, आर वाई एन प्लस कैपिटल आर। अब मन में डाउट आ रहा है कि ये आर वाई एन कैसे हुआ, तो भाई समझ लीजिए 1 अपॉन आर डैश इज इक्वल क्या होगा, 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर। कब तक रहेगा, एन टाइम्स। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन आर डैश इज इक्वल एन अपॉन आर। रेसिप्रोकल करोगे तो क्या होगा, आर डैश इज इक्वल आर अपॉन एन। तो आ गया, आर डैश इज इक्वल आर अपॉन एन आ गया। अब जब ये आर अपॉन एन आ गया तो अगर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल क्या होगा, ई एम एफ अपॉन आर प्लस एलसीएम आया एन और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एन इंटू कैपिटल आर। एन जाएगा ऊपर तो आई इज इक्वल एन ई अपॉन स्मॉल आर प्लस एन इंटू कैपिटल आर। ये आ गया करंट पासिंग थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ एन आइडेंटिकल सेल्स व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो अगर पैरेलल में कनेक्ट है तो उनसे पास होने वाला जो करंट होगा वो हम इस टाइप से फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए ये तो सेल्स के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात थी। अब कुछ न्यूमेरिकल्स हैं इन पे बेस्ड जिनको हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल ये 2010 एग्जाम का है। क्या दिया है, टू सेल्स ऑफ ईएमएफ E1 एंड E2 and internal resistance R1 and R2 respectively are connected in parallel as shown in the figure. Deduce the expression for equivalent EMF of the combination, the equivalent resistance of the combination and the potential difference between the points A and B. ठीक, हमको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, नेट पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है जिसको टर्मिनल पोटेंशियल बोलते हैं। दोनों सेल्स के लिए इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये सेल है E1 R1 और इसका स्पेसिफिकेशन है E2 R2। अब मान लीजिए अगर हम इन दोनों सेल्स की बात करते हैं तो मान लो ये जो सेल है इस सेल का यहां से कितना करंट हमने पास कराया है, यहां से करंट पास हो रहा है, इधर ऐसा आ रहा है करंट, पॉजिटिव प्लेट दोनों की इस तरफ है यानी कि करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी। ठीक, मान लीजिए इसमें करंट I1, इसमें करंट I2। अब करंट I1 है, I2 है, दोनों सेल्स किस में है, पैरेलल में है। तो जब सेल्स पैरेलल में होंगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। हम कांस्टेंट वोल्टेज के लिए यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो कहाँ से स्टार्ट होगा हमारा, नाउ टर्मिनल पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ सेल 1। फर्स्ट सेल का देखो क्या होगा, आपने पढ़ा है V इज इक्वल ई माइनस आई आर होता है। तो ये क्या होगा, V इज इक्वल E1 माइनस I1 R1। यानी कि अगर हम यहां से I1 की वैल्यू निकालते हैं तो I1 R1 इज इक्वल क्या होगा, E1 माइनस V, और R1 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो I1 इज इक्वल क्या होगा, E1 माइनस V अपॉन R1। ये तो सेल 1 के लिए हो गया। अगर हम यही बात करते हैं किसके लिए, फॉर सेल 2, सेल 2 का टर्मिनल पोटेंशियल कितना होगा, क्योंकि पैरेलल में है तो टर्मिनल पोटेंशियल रहेगा तो सेम। तो V इज इक्वल क्या हो जाएगा, E2 माइनस I2 R2। यानी कि अगर हम यहां से सॉल्व करते हैं तो I2 इज इक्वल क्या होगा, E2 माइनस I2 सॉरी E2 माइनस V अपॉन R2। ये आ गया आपका I1, ये आ गया आपका I2, दोनों आ गए करंट, I1 आ गया, I2 आ गया। अब I1 I2 आपको मिल चुका है तो नेक्स्ट हम क्या फाइंड करेंगे, टोटल करंट हम फाइंड करते हैं। नाउ टोटल करंट कितना होगा, टोटल करंट I इज इक्वल क्या होगा, I1 प्लस I2।
वैल्यू रखते हैं तो I इज इक्वल क्या है, E1 माइनस वी अपॉन R1 प्लस E2 माइनस वी अपॉन R2। सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके, I इज इक्वल एलसीएम क्या आएगा, R1 इंटू R2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो E1 R2 माइनस VR2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस E2 R1 माइनस VR1। क्लियर। अब इनमें देखो जरा क्या आ रहा है, I इज इक्वल, इन दोनों में अगर बात करते हैं तो E1 R2 प्लस E2 R1। क्लियर। और माइनस क्या कॉमन आ रहा है, V कॉमन आएगा इन दोनों में और ये क्या आ जाएगा R1 प्लस R2 और होल अपॉन में क्या आएगा R1 इंटू R2। अच्छा R1 इंटू R2 को इधर ट्रांसफर कर दो, इधर ट्रांसफर करोगे तो क्या हो जाएगा I इंटू R1 इंटू R2 इज इक्वल E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस V R1 प्लस R2। अच्छा V को इधर लेके आओ, I को उधर लेके जाओ तो ये क्या हो जाएगा, V इन ब्रैकेट R1 प्लस R2 इज इक्वल E1 R2 प्लस E2 R1, ये ऐड हो गए और ये उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा माइनस I R1 इंटू R2। अब यहां पे देखो जरा R1 प्लस R2 इधर मल्टीप्लाई में हम इधर ट्रांसफर कर देंगे, हम टोटल करंट के फॉर्मूले से इसको सॉल्व किए थे, ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, V इज इक्वल E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ठीक, एक तो ये मिल गया, माइनस I और ये क्या है R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, एक हमको ये मिल गया। तो ये हमारा आ गया क्या, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, टर्मिनल पोटेंशियल आ गया, टर्मिनल पोटेंशियल। तो टर्मिनल पोटेंशियल या हम यहां पे बात करते हैं, हम इसको क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल, पोटेंशियल बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी। थर्ड वाला ऑप्शन देखिए हमको यही करना था, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, कितना निकल के आया, ये आ गया। अब इसी को अगर हम कंपेयर कर लें, नाउ कंपेयर विद किससे कंपेयर कर लेंगे, V इज इक्वल ई माइनस आई आर से। तो अगर हम इससे कंपेयर करेंगे तो इससे कंपेयर करने पे हमको क्या मिलेगा, E इज इक्वल क्या मिल रहा है, E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, एक ये मिल गया। और दूसरा देखो R की वैल्यू क्या मिल रही है, R इज इक्वल R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ये मिल गया रेजिस्टेंस। क्लियर। तो सिंपली समझ लीजिए जो हमारा रिलेशन था बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल एंड EMF, उसको यूज करके हमने इसको सॉल्व किया हुआ है। कैसे सॉल्व किया है, तो सबसे पहले टर्मिनल पोटेंशियल, क्योंकि हमको मालूम है दोनों पैरेलली कनेक्ट हैं, आइडेंटिकल होते तो बहुत आसानी से हो जाता, डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाता, बट आइडेंटिकल सेल नहीं थे, तो हमने क्या किया, दोनों का टर्मिनल पोटेंशियल निकाला और पोटेंशियल के फॉर्मूले से क्या फाइंड किया, करंट, करंट को ऐड करके टोटल करंट आ गया और टोटल करंट से हमें क्या मिल गया, पोटेंशियल डिफरेंस। टोटल करंट, ये करंट आ गए, फिर हमने करंट को ऐड कर लिया, टोटल करंट से हमको क्या मिल गया, पोटेंशियल डिफरेंस, और उसी पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूले को हमने कंपेयर कर लिया EMF वाले रिलेशन के साथ, हमको EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस भी मिल जाते हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या है, ऑल इंडिया एग्जाम 2016 का है। क्या है, a battery of EMF 12 volt and internal resistance 2 ohm is connected to a 4 ohm resistor as shown in the figure, so that a voltmeter when placed across the cell and across the resistor which in turn gives the same reading, यानी कि वोल्टमीटर को अगर हम यहाँ लगाएं या रेजिस्टेंस के बीच में लगाएं, दोनों बार में सेम रीडिंग देगा। ठीक,
सेम रीडिंग देगा तो अभी यहाँ पे समझ लीजिए, सेम रीडिंग के लिए अगर हम बात करते हैं नाउ, तो करंट इन सर्किट पहले निकालना पड़ेगा हमको, करंट इन सर्किट, क्योंकि V इज इक्वल आई आर होता है। तो पहले हम करंट की बात करते हैं, तो करंट का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, I इज इक्वल क्या होता है, E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो I इज इक्वल EMF कितना है 12 वोल्ट, और कैपिटल R कितना है 4, स्मॉल r कितना है 2। ये कैपिटल R होता है, ये स्मॉल r होता है, ठीक। 4 प्लस 2 कितना हो गया 6, यानी कि I इज इक्वल कितना आया 2 एम्पियर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 एम्पियर आ गया। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे रखते हैं इफ वोल्ट मीटर कनेक्टेड अक्रॉस सेल, देन सेल के अक्रॉस कनेक्ट करते हैं, देन हमने क्या पढ़ा है, V इज इक्वल E माइनस आई आर। तो V कितना है मालूम नहीं, E कितना है 12 माइनस I कितना आया है 2, और स्मॉल r कितना है 2। तो ये हो गया आपका V इज इक्वल 12 माइनस 4, दैट मीन्स 8 वोल्ट। ये तो आ गया तब जब वोल्ट मीटर हमने यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है, ठीक। अब अगर हम बात करते हैं वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम। अब 4 ओम में कितना वोल्टेज होगा तो वो भी देख लीजिए, V इज इक्वल क्या होता है I इंटू कैपिटल R। I 2 एम्पियर आया था, कैपिटल R कितना है 4, तो यहाँ पर भी कितना आ रहा है 8 ओम, सॉरी 8 वोल्ट, ओम नहीं होगा 8 वोल्ट। तो देखिए पहला वाला हमारा क्या था, सो दैट द वोल्ट मीटर व्हेन प्लेस्ड अक्रॉस द सेल एंड अक्रॉस द रजिस्टर विच इन टर्न गिव्स द सेम रीडिंग। तो देख लो सेल के बीच में रख के भी हमने निकाल लिया वोल्टेज, और अकेले रजिस्टर का भी निकाल लिया। दोनों कंडीशंस में वोल्टेज कैसा आ रहा है सेम, क्योंकि ये जो वोल्टेज की बात की जा रही है ये टर्मिनल वोल्टेज की बात की जा रही है, और टर्मिनल वोल्टेज जो होता है सर्किट का सेम रहता है, क्लियर। दूसरा दिया है टू रिकॉर्ड द वोल्टेज एंड द करंट इन द सर्किट वाई इज वोल्ट मीटर प्लेस्ड इन पैरेलल एंड अमीटर इन सीरीज। तो देखो इसके पीछे बहुत सिंपल सा लॉजिक है। वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में इसलिए रखते हैं बिकॉज इन पैरेलल ऑल एलिमेंट हैव सेम पोटेंशियल, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में सारे एलिमेंट्स का पोटेंशियल कैसा होता है सेम होता है, इसलिए हम वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। एंड अमीटर इज इन सीरीज बिकॉज इन सीरीज ऑल एलिमेंट हैव सेम करंट। तो सीरीज में करंट सेम होता है, इसलिए हम अमीटर को किस में यूज करते हैं सीरीज में यूज करते हैं, क्लियर है। तो लॉजिक ये है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है इसलिए हम वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में करंट सेम होता है इसलिए हम अमीटर को सीरीज में यूज करते हैं, क्लियर है। तो आप क्वेश्चन को देखो, जो रिलेशन है ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस का उसको यूज करके सॉल्व कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक। मूव करते हैं, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।